everyone, welcome to दृष्टि SSC. So once again we are here and आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे आपके जनरल साइंस के मिक्स्ड क्वेश्चंस. अभी तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं मेरे साथ. आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक साथ. यस, सो जनरल साइंस जैसा कि आपको पता है MTS के एग्जाम में आपको 3 to 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड जो क्वेश्चंस भी आते हैं मोस्टली वो आपके क्लास 10 तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बट यस, यहाँ पे आपको उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, उन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन बहुत डिटेल तो नहीं, लेकिन हाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए. थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो वन बाय वन हम उनको इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे सारे ही कॉन्सेप्ट को. आपको सिर्फ एक एक क्वेश्चंस मेरे साथ रिवाइज करते हुए चलना है. क्लास के बाद आप सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके अपने पास लिस्ट बना के रख लीजिएगा. एग्जाम में जाने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेना है. ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का. सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, चिली पेपर, मिर्च, जो काली मिर्च होती है ना, चिली पेपर, प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन इन एनी टिश्यू with which they come into contact. What is the compound responsible for this? Okay, तो अब आपको बताना है यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कैप्सिएसिन और लाइकोपिन, इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो काली मिर्च में सेंसेशन यानी जलन के लिए अनिवार्य है. देखो, फॉर्मिक एसिड इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पे ये करेक्ट आंसर नहीं है, बट फिर भी अगर फॉर्मिक एसिड के लिए आपको मैं थोड़ी बातें बता दूं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाते हैं. आपने देखा होगा कि जब चींटी काटती है तो भी आपको कुछ सेंसेशन होता है ना. एक नीडल लीफ होती है, जब आप उसको टच करते हैं ना तो भी कुछ सेंसेशन, कुछ खुजली टाइप का होता है, राइट. तो या फिर जब आपको मधुमक्खी काटती है तो भी आपको बहुत जोर का पेन होता है, राइट. तो ये सभी पेन और जो सेंसेशंस आपको हो रहे हैं ये इस वजह से, क्योंकि ये सभी जो है आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं, राइट. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCOOH. इसी फॉर्मिक एसिड को मीथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ये मीथेनोइक एसिड लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे फॉर्मिक एसिड से लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा. और यूजुअली ये कहाँ पाए जाते हैं? एंट स्टिंग में, ठीक है, बी स्टिंग में और निटल लीफ स्टिंग में. यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं तो इसलिए ऑप्शन में ही है, ये तो आपको पता होना चाहिए. एसिटिक एसिड्स आपको विनेगर यानी कि सिरका में मिल जाता है. ठीक है, सिरका आपने सुना होगा, उसमें जो एसिड पाया जाता है वो आपका एसिटिक एसिड होता है, जिसको कि आप इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं. तो एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं. देन आता है कैप्सिएसिन. कैप्सिएसिन जो है ये आपकी वो कंपाउंड है जो मिर्च में जलन पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्सिएसिन. लाइकोपीन से भी संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए. लाइकोपीन एक रेड कलर का कैरोटीनॉइड पिगमेंट है. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स हैं जो रेड कलर के, जैसे वाटरमेलन, टोमेटो, इनमें जो लाल रंग आता है ना, ये इसी लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से आता है. ये एक प्रकार का कैरोटीनॉइड है जो कि आपके फलों को, सब्जियों को लाल रंग प्रोवाइड करता है. याद रहेगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे ये कैसा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ आपको समझना जरूरी है. देखो, कह रहे हैं कि अगर 10 × 10⁴ पास्कल प्रेशर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर है, द वॉल्यूम ऑफ 0.09 मोल CO2 गैस इज 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस if the pressure is decreased to 2 × 10⁴ Pascal?
ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको पहले तो देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, बॉयल्स लॉ। आपने गैस लॉज पढ़े होंगे जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, याद आ रहा है कुछ? चलिए नहीं भी याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, बॉयल्स लॉ जो थे उनका आपको एक याद रख लेना है, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। बॉयल्स लॉ ने बताया था कि जब आप तापमान को स्थिर रखते हैं यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल आपको अगर मैं बताऊं तो आपने आप सभी को इंजेक्शंस तो लगे ही होंगे, है ना? हालांकि वो बात अलग है, जब लगता था तो आप आंखें बंद कर लेते होंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने किसी को देखा होगा लगते हुए तो आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर से सिरिंज पे जब प्रेशर लगाया जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर का जो नॉब है वो आगे आता है और उसके अंदर से मेडिसिन जो है निडल के थ्रू आपके बॉडी में जाती है, राइट? तो क्या किया जा रहा है, पहले आपका जो मेडिसिन है वो पूरे सिरिंज में भरा हुआ है, बट जैसे जैसे आपने प्रेशर लगाया अब जो मेडिसिन है वो बाहर निकल रही है, यानी उसका वॉल्यूम अब पहले से कम होता जा रहा है। तो यही बात बताई थी बॉयल्स ने कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम, आयतन जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। इसी पे बेस्ड जो फॉर्मूला है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, इसी फॉर्मूले पे आपका ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, राइट? आपको क्या निकालना है यहाँ पे, V2 निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको दी गई हैं, हो जाएगा। आपको पूछना है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द प्रेशर इज डिक्रीज टू दिस मच। सो P1 दिया है 10, ठीक है, V1 दिया हुआ है आपको देखो 0.09 मोल CO2 गैस है और 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका दिया है। देन आपको दिया है प्रेशर दूसरा, वॉल्यूम निकल जाएगा, V1 निकल जाएगा आपके पास, V1 निकल जाएगा, V2 आपको निकालना है। फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा 112.0, ठीक है। परेशान मत होइएगा, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आ जाए, बट इन केस अगर आते हैं तो इसी तरह फॉर्मूले पे अप्लाई करना है। Which gas is released by green plant during photosynthesis? चलिए फटाफट से बताइए, बहुत आसान है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस रिलीज करते हैं? रिएक्शन याद होना जरूरी है। देखो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, हवा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर हमारे पौधे इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जो प्रकाश आती है, लाइट, सन से लाइट आती है और हमारे पौधे के अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। याद है, प्लांट्स में हमारी जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। यही वो पिगमेंट हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग करते हैं। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस O2। अब देखो यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ना, यहाँ से हो क्या रहा है कि ये हमारा जो वाटर है ये जब स्प्लिट होता है तो हमें ये वाला ऑक्सीजन मिल रहा है। तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ तो सीधा आपको पता चल गया कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो ऑक्सीजन, राइट? कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है या H2O का ऑक्सीजन है। तो आपको याद होना चाहिए ये जो ऑक्सीजन निकला है वो यहां से निकल के गया है, ठीक है, याद रहेगा। मैं इसको ना कलर कर लेती हूँ चेंज, तो आपको याद रहेगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे पहुंचा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन पहुंचा है ग्लूकोज के फॉर्मूले में। चलिए, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट हैं, राइट? जितने भी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस की लिस्ट है आपके पास, रिवाइज होनी चाहिए आपको। देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? यस गाइस, J.J. थॉमसन, ठीक है, J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है और
कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई है, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। कौन से एक्सपेरिमेंट से? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुई है। अच्छा यहाँ पे देखो, जो गोल्डस्टेन है ना, इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की है। अब यहाँ पे भी आपको एक कह सकते हैं पॉइंट है जो याद रखना चाहिए। देखो, गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिस्कवरी की है, लेकिन प्रोटॉन को नाम कौन दिया है? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, टर्म प्रोटॉन गिवन बाय रदरफोर्ड, लेकिन प्रोटॉन डिस्कवर किया है गोल्डस्टेन ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एंड रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं, यानी हाउ मेनी नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर देयर इन टोटल। तो टोटल कितने आइसोटोप्स आपको यहाँ पे कार्बन के मिलेंगे, बताइए। देखो, कार्बन के 3 आइसोटोप्स आपको मिलते हैं, C12, C13 और C14। तो टोटल आपको कितने आइसोटोप मिलेंगे? 3, जिसमें कि ये जो 14 वाला है ना, ये रेडियो आइसोटोप, ये रेडियो एक्टिव होता है, मतलब इनके पास रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हाइड्रोजन में, ट्राइटियम में रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह कार्बन में कार्बन 14 के पास होती है। Which part of the brain maintain the posture and balance of human body? हमारे मस्तिष्क का कौन सा वो भाग है जो हमारे पोस्चर को मेंटेन रखता है? मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम और पॉन्स। देखो, सेरिबेलम होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम देखें तो ये तीनों हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, यानी जो पीछे वाला हिस्सा होता है ब्रेन का, उसके ये 3 पार्ट हैं, जिसमें से सेरिबेलम पोस्चर को मेंटेन करता है, तभी आप स्ट्रेट चल पाते हैं, स्ट्रेट बैठ पाते हैं, स्ट्रेट उठ पाते हैं, ठीक है, प्रॉपर बैलेंस वे में। सेरिब्रम, जो सेरिब्रम था ना, मेजर काम सेरिब्रम का होता है, हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा भाग जो है वो सेरिब्रम लेके बैठा हुआ है, जो भी हमारे सोचने, समझने, हंसने, रोने, गाने, भूख, प्यास, है ना, ये सारी चीज सेरिब्रम कंट्रोल करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग विद जिंक इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेंचिंग, गैल्वेनाइजेशन, रस्टिंग और मेटलर्जी। बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया आंसर समझ में? देखो, जिंक की कह रहे हैं कि जब हम कोटिंग करते हैं, ठीक है, आयरन यानी कि किसी मेटल पर, तो हम उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बेसिकली गैल्वेनाइजेशन वो तकनीक है जिसमें हम धातु के ऊपर जिंक का लेप लगाते हैं। होता क्या है कि हमारे जो मेटल होते हैं, जैसे आयरन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना देता है, जंग लग जाता है उसमें, राइट। तो जंग ना लगे लोहे में, इसलिए हम उस पे जिंक की पॉलिशिंग या फिर उसकी एक लेयर बना देते हैं कि ऑक्सीजन आयरन के पास जा ही ना पाए। इसी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेंचिंग क्या है? क्वेंचिंग जो है ना, ये आप ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली कुछ हमारे फ्लोरेसेंस होते हैं, तो क्वेंचिंग के मेथड से हम उनकी तीव्रता को कम कर देते हैं। मेटलर्जी, मेटल का एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कोई और है उसके अंदर से मेटल निकालने की प्रक्रिया, मेटलर्जी। रस्टिंग, जंग लगने की प्रक्रिया। Which of the following is the largest cell in human body? बताइए, हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन है? इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल है, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन में ओवम है, स्पर्म जो है
ये स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, और न्यूरॉन्स जो है ये लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, न्यूरॉन्स क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, मैंने आपको पहले भी कहा था केमिकल कंपाउंड की लिस्ट रिवाइज कीजिएगा, खैर कोई नहीं, मेरे साथ भी आप रिवाइज करते चलिए, है ना, जितने भी फॉर्मूले आपको डेली क्लासेस में मिल रहे हैं कंपाउंड्स के। यहां देखो वॉशिंग सोडा क्या है फॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 तो है ही नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट NaCl, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास, ओके। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या है बताइए, हर्ट्ज, जूल, हर्ट्ज, वोल्ट, ओम, क्या है, हर्ट्ज। हु इन्वेंटेड द कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन, बताओ किसने इसकी डिस्कवरी की थी, कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। मेरी आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर, ओके चलिए, हाँ बताइए। देखो यहाँ पे एली वाटरमैन, ठीक है, एली वाटरमैन थे जिन्होंने फाउंटेन पेन, जो इंक वाली पेन होती है ना, उसकी डिस्कवरी की थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन और किया था लास्ट क्लास में कि आयरन में जब रस्ट होता है तो वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, तो उस तरीके से अगर देखें तो वो एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में भी रिएक्शन कौन सा हो रहा है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और Fe2O3 बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। कंप्लीट द स्टेटमेंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वही बाइकार्बोनेट है, बताइए इनका इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं, बोरेक्स बनाने में, सोडा एसिड अग्निशामक बनाने में, घरेलू उद्देश्य के लिए सफाई एजेंट के रूप में, या पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे किया जाता है, राइट, याद रखिएगा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज, स्टोमेटा का मेजर फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। देखो स्टोमेटा जो है ना मेजरली ट्रांसपिरेशन और गैस एक्सचेंज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हमारी पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियों में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटल पोर्स होते हैं, तो ये जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं ना, इसी पोर्स के द्वारा बाहर से CO2 पौधों के अंदर जाता है और हमारा ऑक्सीजन बाहर आता है। साथ ही ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, एक्सेस वाटर जो हमारे पौधों में होता है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू ही वेपर के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में बाहर आ जाता है, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। देखो दो तरीके से एक्सेस वाटर हमारे प्लांट से बाहर आता है, एक ट्रांसपिरेशन, दूसरा गटेशन। गटेशन में जो पानी है ना वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर आती है, और ट्रांसपिरेशन में जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में बाहर आती है, ठीक है। Which acid is present in the
ह्यूमन स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड मौजूद होता है? एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कि हम HCl कहते हैं, यूजुअली हमारे स्टमक में HCl का दो काम होता है, ठीक है। स्टमक अगर हमारा ये है तो हमारे स्टमक के अंदर जो HCl हैं ये दो चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। पहला, टू किल जर्म्स, राइट। अब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ही मान लीजिए खाने के थ्रू कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस से बचा करके पेट में अगर पहुंच भी जाते हैं तो वहां पे ये HCl उनको मार डालता है। तो ये इनका पहला काम है। दूसरा काम है HCl का, टू एक्टिवेट पेप्सिनोजन, एक्टिवेट पेप्सिनोजन एंजाइम। अब देखो ये पेप्सिनोजन एंजाइम क्या है? पेप्सिनोजन जो है ना, बेसिकली ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। जैसे ही HCl इसके साथ मिलता है ये पेप्सीन में बदल जाता है। पेप्सीन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन कराना। क्या? प्रोटीन का डाइजेशन कराना। तो पेप्सीन जो है प्रोटीन का डाइजेशन कराने में मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन पेप्सीन हमारे स्टमक में कैसे बनते हैं? जब पेप्सिनोजन HCl के साथ जुड़ता है। तो HCl हमारे पेट में रिलीज होता है, दो काम करता है डाइजेशन की प्रक्रिया में। ये एक तो पेप्सीन को बना रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा जर्म्स को किल कर रहा है। याद रहेगा सभी को? चलिए, तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी तरह नेक्स्ट जनरल साइंस के कुछ MCQs के साथ। मीनवाइल आप सभी आज जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस की लिस्ट बना के रखते जाइए। जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे या कभी ना कभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ऑलराइट, तो इस तरह ध्यान में रख के आप सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करना। ओके, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।